स्वागत है आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में, जो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो हिंदी साहित्य भक्ति काल के निर्गुण प्रेम आश्रित जो काव्य धारा है उसके कवि हैं, यानी कि संत काल के कवि यहाँ पर ये हैं। और एक उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा ये थे। अब जैसे कि हमने बात करी कि जो भक्ति काल है, जो कवि होंगे उनके सारे के सारे, वहाँ पर यही चीज़ है कि मालूम नहीं कब पैदा कहाँ पर पैदा हुए। ऐसे जो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं उनके बारे में भी इस तरह का ही है कि जो इनका जन्म है वो 1492 में या फिर 1500 में हुआ। कहाँ पर हुआ? रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के जो जायस ज़िला था, कस्बा जो था, वहाँ पर हुआ था। और इसी से इनका नाम में जायसी लगना शुरू हो गया। जो इनके पिता हैं उनका नाम था मलिक राज अशरफ, और वे एक मामूली ज़मीन था, मतलब जो छोटी ज़मीन के मालिक थे और किसान थे, अपनी खुद की ज़मीन थी और खेती करते थे उसके ऊपर। मगर होता क्या है, जो मलिक मोहम्मद जायसी जो होते हैं, जो इनके पिता होते हैं, बचपन में ही वो मर जाते हैं, मतलब इनका इंतकाल हो जाता है। यहाँ पर कुछ साल बाद क्या होता है, जो इनकी माता होती है वो भी मर जाती है, देहांत हो जाता है उनका यहाँ पर। तो बचपन में ही हो जाते हैं यहाँ पर अनाथ। और इसके ऊपर इनके साथ हम देखते हैं कि और क्या बुरा होता है। वो बुरा ये होता है कि ये अंधे हो जाते हैं, एक आंख से अंधे, एक कान से बहरे हो जाते हैं। चेहरे पर इनके दाग हो जाते हैं, चेचक हो जाते हैं, चेचक के दाने इनके चेहरे पर पड़ जाते हैं। तो इसलिए इनको कुरूप कहा जाता है कि ये देखने में बदसूरत थे बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ जो है ज़िंदगी भर रहती है और लोग इनका हंसते हैं, मजाक बनाते हैं यहाँ पर। और आगे देखते हैं क्या क्या कहते हैं इस बारे में। ये इनके 7 पुत्र होते हैं, 7 के साथ एक घटना के अंदर दुर्घटना में मर जाते हैं वो। और इस तरह से ज़िंदगी जो होती है इनकी गुजरती रहती है। इसके बाद क्या होता है कि वो अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग देते हैं और आखिर में सूफी संत बन जाते हैं। मलिक जायसी ने अपने काव्य में वैयक्तिक प्रेम पर नहीं अपितु मानव प्रेम पर बल दिया है। मतलब किसी इंसान की नहीं प्रेम भी नहीं कहा उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानव की नहीं प्रेम है। जो उनका प्रेम है वो हर इंसान के लिए है। यहाँ पर ये उनकी काव्यगत विशेषताओं में से है। अब बात करें जो जायसी जी की जो शिक्षा है वो कैसे शुरू हुई। कोई शिक्षा उन्होंने सही से प्राप्त नहीं करी। जैसे तुलसीदास थे, उन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करी थी, इन्होंने भी शिक्षा कहीं से प्राप्त नहीं करी। मगर वही वाली बात है कि जो गोरखपंथी हैं, फ़कीर हैं, उनके पास ये बैठते थे। वेदांती साधु जो हैं वहाँ बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे और उनसे शिक्षा उन्होंने इस तरह से प्राप्त करी। मतलब लिखना पढ़ना वहाँ से थोड़ा बहुत सीख के अपनी जो रचनाएँ करनी शुरू कर दी। इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपने कुछ रचनाओं में अपने गुरु परंपरा का भी उल्लेख किया है। उनका कहना था कि सैयद अशरफ, एक तो इनके पिता हैं अशरफ राजे जो हैं यहाँ पर, एक हैं सैयद अशरफ जिनके पीर हैं यहाँ पर, प्रिय संत हैं मेरे लिए। कहते हैं इनके बारे में कि मेरे लिए उज्ज्वल पथ प्रदर्शक बने। मतलब उन्होंने मुझे दुनिया का रास्ता दिखाया, चलना सिखाया दुनिया में। और उन्होंने ही मेरे दिल में वो आग जलाई जिसने मुझे, जो मेरी डूबती हुई नैया थी, उसको पार लगा दिया। मगर जो उनके दीक्षा गुरु हैं वो है शेख मोइनुद्दीन, और उनका सिलसिला जो होता है, क्योंकि सूफ़ी हैं, वो चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बात करें कि जो जायसी जी की जो काव्य रचना है उसमें हमें अक्खड़पन देखने को मिलता है। तो डटकर बात को बोलते हैं, जो बोलनी होती है, घबराते नहीं, ना शर्म करते बोलने में। मगर वो प्रेम के माध्यम से डांटते फटकारते तो है, मगर चाहते हैं कि प्रेम कायम हो लोगों में। और उस तरह से वो चाहते हैं कि समाज में एकता कायम हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो। और सब तरह के आडंबरों का वो विरोध करते हैं। झूठ मूठ का दिखावा हो समाज में, हम जो झूठ मूठ का दान कर रहे हैं फालतू का, वो चीज़ का दिखावा कर रहे हैं यहाँ पर, उसको ये नकार देते हैं, यहाँ पर उसका ये विरोध करते हैं। इनकी बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, तो इनकी जो रचनाएं हैं बहुत सारी कही जाती हैं यहाँ पर, जिसमें हम देखते हैं जो मशहूर है वो पद्मावत है। कहा जाता है कि इनके 21 से 20 जो ग्रंथ हुए, मतलब उन्होंने करीबन 21 से 20 जो अपनी रचनाएं हैं वो करी। इसमें उन्होंने कई भाषाओं का इस्तेमाल करा है। वही बात है, अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल करी हैं। तो पद्मावत है पहला जो है यहाँ पर, जो बताते हैं कि भाई चित्तौड़ के जो राजा हैं रतनसेन, और जो सिंहल की राजकुमारी थी पद्मावती, उनकी प्रेम गाथा है। क्योंकि जो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं उन्होंने इतिहास, जो हम कहेंगे कि ऐतिहासिक जो काव्य जो सोर्स हैं, स्तोत्र हैं, उनका इस्तेमाल अपने काव्य में करके उसको मार्मिकता से दिखाया। क्योंकि उनका खुद का जीवन जो गुजरा मार्मिकता से गुजरा। पहले माँ बाप मर गए, फिर माँ मर गई, फिर बच्चे मर गए, फिर अंधे भी हो गए, कुरूप भी हो गए बिल्कुल ही। तो मतलब यहाँ पर ये रहा कि ज़िंदगी बड़ी कष्टों में गुजरी। तो जो हम कहते हैं कि जो संयोग है, जो वियोग है,
इनके जीवन में बहुत ज़्यादा था, तो इनकी जो काव्य रचना है उसमें वियोग देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है हमें। फिर है अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा। चित्ररेखा जो पद्मावत जैसे ही कला वो है इनका रचना यहाँ पर, कहावत और मसलानामा। तो यह पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी का जो हिंदी का श्रेष्ठ काव्य नहीं मानते इसको, मतलब हम यहाँ तक के मतलब ये कहने का मतलब इसमें ये है कि सिर्फ ये हिंदी का ही श्रेष्ठ नहीं है, पूरे जितनी दुनिया के अंदर काव्य लिखे गए सबसे श्रेष्ठ काव्यों में से एक काव्य ये है। इसकी जो रचना का समय बताया था, उस समय दिल्ली पर शेरशाह सूरी का राज था और शेरशाह सूरी इसमें ही इसका भी गुणगान करते हैं। एक और ऐतिहासिक और काल्पनिक कल्पना के सुंदर संयोग से ये एक उत्कृष्ट प्रेम गाथा है। दूसरी ओर इसमें आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यंत भावमयी अभिव्यंजना मौजूद है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, मानते हैं इसको इतिहासकार भी, विद्वान भी मानते हैं, मगर वहाँ पर इसमें कल्पनाशीलता ही बहुत ज़्यादा है। जो राजा है वो अमीर इंसान है, सीधी सी बात है, उसको उन्होंने इसका सामान्यीकरण करा है। जो राजा है उसको ऐसा दिखाया कि एक आम इंसान है, एक आम आदमी है, एक आम औरत है, जिनके बीच प्रेम है उसको दिखाया है यहाँ पर। तो उसके जो प्रेम गाथा है उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम से जोड़ दिया, क्योंकि ये भी खुद सूफी थे तो जुड़े हुए थे ये अलौकिक प्रेम से यहाँ पर। तो इन्होंने इस तरह से इसको जोड़ के उसकी अभिव्यंजना, उसकी व्याख्या करी है, प्रेम को बताया है। आखिरी कलाम है, कुछ समय बाद हम कहते हैं कि इसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं उसको बाद में लिखा था इन्होंने पद्मावत के बारे में, और इसमें लिखा कि जो इंसान मर जाता है उसके बाद साथ उसके क्या होता है। तो चित्ररेखा है, ये रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने चंदपुर की राजकुमारी चित्ररेखा तथा कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुंवर के लिए लिखी, उनकी मतलब उनकी कहानी है, और जो संयोग है वियोग है वो इसमें दिखाई देता है हमें। अखरावट है, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी ने वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर दर्शन एवं सिद्धांत संबंधित बातें चिपाइयों में कही हैं। मतलब अखरावट क्या है, कोई एक शब्द पकड़ लिया और उसी को पकड़ के उन्होंने सारी बातें लिख डाली हैं इसके अंदर, तो ऐसा इन्होंने रचनाएं करी हैं। एक किंवदंती है इनके बारे में कि जब अमेठी के जो राजा हैं उनके यहाँ बच्चा नहीं होता था, क्योंकि सूफी थे, तो उन्होंने इनको अपने यहाँ पर बुलाया, इनका आशीर्वाद लिया, तो उनके यहाँ बच्चा हुआ, लड़का हुआ। जब ये मरे तो उन्होंने ही इनका मकबरा मतलब महल वगैरह बनवा के दिया इनको। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जायसी पहले ही बताया मैंने कि कुरूप थे, शक्ल इनकी खूबसूरत नहीं थी, बायाँ ख़राब थी, बायाँ कान इनका ख़राब था, और यही दिन भर जो ज़िंदगी भर इनको सताती रहती है चीज़, और हिसाब से जो इनकी रचनाएँ हैं वो होती हैं। जैसे कि इनका एक हम कहते हैं दोहा है, पद है, जिसमें ये कहते हैं जब जो शेरशाह सूरी इनको देख के हंसता है कि कैसा देखने में इंसान है, खूबसूरत भी नहीं, बदसूरत बहुत ज़्यादा इंसान है, तो वो हंसता है। तो कहते हैं कि पूछते हैं उससे, मोही का हंसी के को हरी, मतलब मुझ पे हंस रहे हो या हरी पे हंस रहे हो, मतलब मुझे बनाने वाले पे हंस रहे हो, मुझ पे हंस रहा हो तुम। जायसी ने विरूपता के दर्द, शोभ एवं कुंठा को रचनात्मकता ऊर्जा में बदल दिया। उन्होंने स्वयं लिखा कि मेरे रूप को देखकर लोग हंसते हैं, मगर जब मेरा कलाम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे वो कहते हैं, जय मुख देखते हंसा, सुन तो आए आंसू। अब बात करें जो इनकी शैली है, अवधी भाषा है, ठेठ अवधी इन्होंने इस्तेमाल करी है, मगर क्योंकि ये संत काव्य कवि हैं यहाँ पर, तो उसमें अरबी, फारसी और अरब जो भ्रंश भाषा है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, उसके शब्द देखने को मिल जाते हैं। जो इनकी भाषा है उसमें पूर्णता देखने को मिलती है, मतलब एक तो होती है लड़कपन वाले भाषा कि कुछ बोल दिया, जैसा ज़बान में बोल दिया, लिख दिया। एक होती है भाषा जिसमें हम समझदारी दिखाते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए, वो इनकी भाषा में देखने को हमें मिलती है। लोकोक्ति का उन्होंने प्रयोग करा अपनी भाषा के अंदर, और इस तरह से प्रयोग करा है कि सामाजिक जो मतलब जब ज़रूरत पड़ी उनको, जिस ज़रूरत पड़ी उस लोकोक्ति का उन्होंने इस्तेमाल करा है इसमें अपने। सभी सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यान में फ़ारसी मसनवी शैली को अपनाया, और जो जायसी हैं उन्होंने भी अपनाया, मगर उनका जो दोहा छुपाई इसके अंदर उन्होंने इस्तेमाल करा है वो भारतीय तत्व है। जायसी ने अपने प्रतिभा से जिस काल्पनिक और ऐतिहासिक कथा का सम्मिश्रण किया उसे इतिहास मान लिया गया है आज के समय में। जायसी ने पद्मावत ने भारतीय जनजीवन में व्याप्त संस्कारों, आस्थाओं, विश्वासों आदि का प्रभावशाली चित्रण किया है। उन्होंने राजन्य वर्ग के पात्रों का सामान्यीकरण भी किया है। यहाँ पर जो पद्मावत है उसमें दिखाया गया है कि समाज में क्या हालात हैं, और जो राजा है उसको आम इंसान बना के उसका यहाँ पर साहित्य की रचना की गई है। जो काव्य का विशेषता उनको देखते हैं यहाँ पर,
मलिक मोहम्मद जायसी जी ने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाली रचनाएं लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं प्रेमाख्यान काव्य में लेखन की परंपरा को रखते हुए पूर्णता प्रदान करती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपने काव्य में मस्तई शैली का इस्तेमाल किया है। अलौकिक प्रेम के ज़रिए से इन्होंने लौकिक प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करी है और इस तरह से रचनाएँ करी हैं। सूफी सिद्धांतों को प्रतिपादन करने वाली रचनाएँ करी हैं। सूफी प्रेम मार्गी कवि और प्रेम का लोक धर्मी रूप प्रदान किया है। रचनाओं में ठेठ अवधी भाषा से उत्कृष्ट साहित्य का इन्होंने उपयोग किया है। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी ने दोहा चौपाई छंदों का इस्तेमाल किया है और इनकी जो भाषा है उसमें पूर्णता और जो गंभीरता है वो दिखाई देती है इनकी काव्य शैली में। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो अलंकार हैं उसका ये खूब प्रयोग करते हैं अपनी काव्य रचनाओं के अंदर। बात करें इनकी मृत्यु की तो उसमें भी एक कहानी लिखी है। पहला जो समय बताया गया है सही जो से बताया कि कब पैदा मतलब कब इनकी मौत हुई। यहाँ पर 1542 में इनकी मौत होती है। इसकी एक कहानी है, बताता हूँ मैं आपको कि जो अमेठी के जो राजा थे इनकी दुआ से जिनको बच्चा हुआ था, तो वहाँ के राजा ने भेजा अपने कुछ शिकारियों का शिकार करने के लिए बाघ का। तो जब शिकारी वहाँ पर गए उन्होंने एक बाघ को तीर से या बंदूक से मार दिया। तो जो बाघ मारा था कहते हैं वो जो थे जायसी जी, कि जायसी जी रात को अपना इंसानी रूप चेंज करके बाघ बन जाया करते थे और जंगलों की रक्षा करते थे वहाँ पर वो। तो इसी तरह से जायसी जी की यहाँ पर हो जाती है मौत और ये होती हमारी वीडियो भी ख़त्म।